हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जो दवाइयां हैं हमारी, वो किस तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। अब दवाइयां तो बहुत जरूरी हैं, बिना दवाइयों के तो आधी आबादी, आधी ज्यादा, बल्कि यूं कहो कि आज के टाइम पे सर्वाइव करना मुश्किल है, लोग मर जाएंगे। तो आखिरकार जो जरूरी भी चीज है और वो किस तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, वो भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना। बहुत सी चीजें नहीं समझ में आएंगी इसके अंदर तुम लोगों को। कह रहे हैं ओवर 1 लाख टन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, 1 लाख टन से ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड ग्लोबली एवरी ईयर। 1 लाख टन, ठीक है ना। टन समझो, केजी वजन में बात हो रही है, इससे ज्यादा आदमी खा जाता है दवाइयों को। 24% इन यूरोप, ठीक है, लगभग 24% यूरोप में है। ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर, यूज एंड डिस्पोजल, जिस समय उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम एपीआई कहते हैं ना, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दवाई का, एज वेल एज अदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स, और उसके साथ जो दूसरे केमिकल्स होते हैं जिसको मिल करके दवाई बनाई जाती है, आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। जिस समय दवाई बन रही होती है, यूज होता है, डिस्पोजल होता है, उस समय होता क्या है, एपीआई और उसके साथ दूसरे केमिकल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं आओ देखते हैं। तो डेफिनेशन समझे जरा। ड्रग पोल्यूशन और फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन, इसको हम ड्रग पोल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्रग पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। कह रहा है ड्रग पोल्यूशन और फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन इज, ये वो पोल्यूशन है जिसमें एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट्स, या उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी कि टूटने के बाद जब वो तो किसी दूसरी चीज में बदल जाता है, वो मेटाबोलाइट कहलाते हैं। विच रीच द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक एंड ओशियन। ऑब्वियस सी बात है, दवाइयां या तो टैबलेट होती है, सॉलिड फॉर्म में होंगी, या सिरप फॉर्म में होते हैं, या लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये दवाइयां हवा में तो उतनी नहीं पहुंचती हैं, ज्यादातर सब कहां पहुंचती हैं? पानी के अंदर। ज्यादातर सब कहां पहुंचती है? पानी के अंदर। तो पानी कैसा है? ग्राउंड वाटर हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक और ओशियन है। थ्रू वेस्ट वाटर, इस वेस्ट वाटर के थ्रू, है ना, जो हमारे घरों में वेस्ट वाटर है, हम लोग कई बार क्या कहते हैं, सिरप एक्सपायर हो गया, डाल दिया नाली में, तो उस वेस्ट वाटर के थ्रू कहां जा रहा है वो दवाई? पानी के साथ मिलकर के पानी में मिल जा रही है। ड्रग पोल्यूशन इज देयरफॉर मेनली फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसीलिए ड्रग पोल्यूशन किसका रूप है? एक वाटर पोल्यूशन का ही रूप है। एक बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा उदाहरण मैंने बताया। तुम्हारे घरों में अगर सपोज करो दवाइयां, जब सिरप है कोई खराब हो गया, ठीक है ना, या कोई टैबलेट खराब हो गई, तो बहुत ज्यादातर क्या होता है, तुम लोग उसको नालियों में फेंक दोगे, या सिरप को तो ज्यादातर तुम क्या करते हो, लुढ़का देते हो। बहुत कम है कि आप कचरे में डाल देते हो, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। सोर्सेस क्या है इस पॉल्यूशन के, आप समझते हैं। द ड्रग वी यूज एंड हाउ दे आर इंजेस्टेड एंड एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकल जाना। सिंपल सी बात समझो, हमने दवाई खाई, हम सबको ये बात पता है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट ईयर में तुम लोग ये देख रहे हो, सेकंड ईयर में तुम लोग देखोगे हमारी बॉडी एक्सक्रीशन। एक बात रियल है कि जो दवाई हम खाते हैं, वो पूरी की पूरी दवाई कुछ समय के बाद हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, पूरी दवाई। यस, वो काम करेगी, काम करने वाला तो केमिकल हमारी बॉडी में नहीं रहता। वो केमिकल या तो अपने असली रूप में या किसी बदले हुए रूप में यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन कहां जाता है? यूरिन कहां जाएगा? यूरिन लिक्विड का रूप है। यूरिन हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट से नाले में जाएगी दवाई, नाले से फिर आखिरकार क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, क्या पढ़ा था? प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किसका? पानी का, नालियों के पानी का जो होता है, वहां पे भी ये दवाइयां निकल नहीं पाती, ये दवाई उसी पानी के साथ मिलते हुए आगे नदियों में पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी प्रोसेस है, इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। आवर बॉडी मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज मतलब दवाई का इस्तेमाल करके उसको तोड़फोड़ देना। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग का कुछ ही पार्ट वो मेटाबोलाइज कर पाती है, जिसको कि हम खाते हैं, दैट वी स्वेलो। द रिमेनिंग पार्ट कैन बी स्वेटेड आउट, कुछ हिस्सा पसीने से बाहर निकल जाता है। बट द लार्ज पार्ट इज एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड मतलब यूरिन से निकलना। ज्यादातर पार्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और फीकल मैटर, कुछ पॉटी के रास्ते बाहर आ जाता है। मीनिंग द एक्सक्रीटा विल बी द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाटर एंड इवेंचुअली विल बी इन द एनवायरनमेंट। तो आखिर बात क्या, जो एक्सक्रीटा हम निकाल रहे हैं, चाहे फीकल मैटर हो चाहे यूरिन वाला पार्ट हो, अल्टीमेटली कहां जाता है? वो पानी मिल जाता है। तो और इस तरह से वो एनवायरनमेंट में पहुंच रही है वो दवाई।
सब मेडिकेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड एज क्रीम, कुछ क्रीम की तरह इस्तेमाल की जाती है, कुछ लोशन की तरह इस्तेमाल की जाती है। एंड द अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ द मेडिकेशन, जो हमने दवाई लगाई जो अनएब्जॉर्ब रह गई, जिस समय हम नहाएंगे वो धुल करके पानी में चली जाती है, विल बी वॉश्ड ऑफ, धुल जाती है बॉडी से, एंड फाइंड इट्स वे इनटू द एनवायरमेंट, और वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है एनवायरमेंट में जाने का। कैसे जाएगी एनवायरमेंट में? पानी के थ्रू जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है ये जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये दवाइयां भी निकल करके कहां चली जाती हैं? पानी में चली जाती हैं। अब ये तो हो गया पहला तरीका, सोर्स कहां से होगा? जो दवाइयां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाइयां भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। समझ रहे हो बात को? दूसरा है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, है ना, नर्सिंग होम होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। अब हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स आर आल्सो कंट्रीब्यूट टू फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्पिटल इन पर्टिकुलर माइट बी लेस ऑफ प्रॉब्लम, हॉस्पिटल से दिक्कत कम होती है। क्यों? एज दे हैव ऑन साइट फार्मेसी विद अरेंजमेंट ऑफ रिटर्न एंड अनयूज्ड ड्रग, उनके पास ऑन साइट फार्मेसी, उनकी खुद की फार्मेसी होती है हॉस्पिटल में, तो जो अनयूज्ड ड्रग होती है उसको वो लोग क्या कर लेते हैं? रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज एक्सपायर हो गई है, अनयूज रह गई, तो उसको फाइनली वो मैन्युफैक्चर तक वापस कर सकते हैं फॉर क्रेडिट और डिस्पोजल। जो एक्सपायर हो गई है या कुछ दवाइयां उनकी रह गई हैं, ठीक है, तो उसको वो वापस क्या कर सकते हैं? जहां से दवाइयां आई है वहां पर वापस भेज देते हैं। तो यहां तो इतनी दिक्कत नहीं है। बट नर्सिंग होम में क्या होता है? पेशेंट वगैरह एडमिट हो रखे हैं, है ना, वहां से क्या है? दूसरी जगह से दवाइयां लाई जा रही हैं। तो नर्सिंग होम में क्या है? ऑन द अदर हैंड आर पर्टिकुलरली गिल्टी ऑफ फ्लशिंग मेडिकेशन डाउन द टॉयलेट और ड्रेन, जो दवाइयां बच जाती हैं अल्टीमेटली। हुआ क्या? ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नर्सिंग होम में क्या है? दवाइयों के डिस्पोजल के ना वो होते हैं, तरीके होते हैं। अगर दवाइयां कूड़े में है तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। अब कौन डिस्पोज करे, कौन लफड़े में पड़े, तो उठाइए फालतू दवाइयां पड़ी और डाल दिया, फ्लश कर दिया, टॉयलेट में जाके फ्लश कर दिया। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मेडिकेशन ये लोग क्या करते हैं? टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, स्पेशली इफ ए पेशेंट डाइज। और अगर कोई पेशेंट मर गया तो जाहिर सी बात है मरे हुए पेशेंट की दवाइयां ना तो कोई वापस करता है जल्दी, ना कोई लेता है करके, है ना। तो उनको जनरली क्या कर जाता है? वो दवाइयां वहां पड़ी रह जाती हैं। पेशेंट जो मर गया, लोग अपने पेशेंट को ले जाते हैं, वो दवाइयां वहीं कहीं पड़ी रह जाती हैं। उन दवाइयों को फाइनली वो लोग फ्लश कर देते हैं। ठीक है, और इज ट्रांसफर टू अनदर फैसिलिटी मेनली बिकॉज, ठीक है, पेशेंट मर गया है या पेशेंट किसी दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर हो गया है, तो वहां पे जो बची हुई दवाई होती है उसको फ्लश कर दिया जाता है। मेनली बिकॉज इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट हैव अ सिमिलर रिटर्न पॉलिसी विद ड्रग मैन्युफैक्चरर एज हॉस्पिटल। नर्सिंग होम्स की जो रिटर्न पॉलिसी उतनी बेटर नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की हॉस्पिटल्स वाले होते हैं। हॉस्पिटल्स का डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से टाई अप रहता है। अब द रूल्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द ओपियोइड पेन किलर, जो नशीले पेन किलर होते हैं, इज टू फ्लश देम डाउन द ड्रेन एज इट इज एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन। अब क्या है? कोई जो ओपियोइड पेन किलर वगैरह है तो उसको इजीली क्या कर लेते हैं? सीधा जा रहा टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दिया जाता है। ठीक है ना। Encouraging them to flush down all their leftover medication। एक्चुअली क्या है? जो ओपियोइड पेन किलर है इनको फ्लश करने का रहता है कि हाँ, इनको जब बच गई, एक्सपायर हो गई, फ्लश करके हटा दो। अब इसके चक्कर में ना जो दूसरी भी बची हुई दवाइयां होती है लेफ्ट ओवर, उनको भी क्या कर दिया जाता है? फ्लश कर दिया जाता है। तो साफ साफ कह रहा है ये कि जो ओपियोइड पेन किलर है इनको फ्लश करना एक्सेप्टेबल ऑप्शन है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब इसके चक्कर में जो साथ में दूसरी दवाइयां होती हैं उनको भी फ्लश कर दिया जाता है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब ये तो बात होगी कहां? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की, ऊपर हम लोगों की हो गई थी। अब ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास चलते हैं जो दवाइयां बनाते हैं। Although some factories are bigger than other, कुछ फैक्ट्रियां दूसरों से बड़ी होती हैं, they are all guilty of contributing to pharmaceutical pollution। ये सब गिल्टी हैं, दोषी हैं पॉल्यूशन के, फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन के। Some will dispose of the drug in a landfill, कुछ लैंडफिल में डिस्पोज करते। लैंडफिल पता है ना क्या होता है? गड्ढा खोदा, दबा दिया, गड्ढा बंद कर दिया। ठीक है, तो कुछ डिस्पोज करते हैं ड्रग को लैंडफिल में, एंड सम विल फ्लश देम अमॉन्ग मेनी अदर वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द ड्रग, और कुछ फ्लश कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। आगे आते हैं एग्रीकल्चरल एंड एग्रो प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर है और जो एग्रो, उसके जो खेती के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती है वो उनकी बात कर लें। तो कह रहा है लाइक ह्यूमंस नॉट ऑल ड्रग्स फेड टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय देयर बॉडीज। इंसानों की तरह ही जो दवाइयां हम जानवरों को देते हैं, ठीक है ना, लाइक ह्यूमंस नॉट ऑल ड्रग फेड टू, जो खिलाई जाती हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, आर मेटाबोलाइज्ड बाय देयर बॉडीज। उनकी बॉडी भी ड्रग को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। फॉर दिस रीजन दे एक्सक्रीट पार्ट्स ऑफ द ड्रग दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड। इसी वजह से कुछ पार्ट जो ड्रग का रह जाता है उसको वो लोग क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देती हैं, बाहर निकाल देंगी यूरिन के थ्रू, पॉटी के थ्रू। अबाउट 2 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ एनिमल वेस्ट,
वेस्ट देखो कितना एनिमल का, यूरिन और जो गोबर वगैरह रहता है, 2 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ एनिमल वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय लार्ज स्केल पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक ऑपरेशन, है ना, पोल्ट्री जो होता है मुर्गी पालन वगैरह, और लाइव स्टॉक अपना हो गया जो अपना ये गाय भैंस वगैरह रहती हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट वॉज फाउंड टू बी लैक्ड विद हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक फेड टू एनिमल्स। इनके वेस्ट के अंदर जो ये केवल यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है क्योंकि वहीं पे ये सब चीजें कैलकुलेशन वगैरह होती रहती है। उनके जो वेस्ट है उसके अंदर हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं, सोचो जरा। अब द ड्रग्स एंड हार्मोन्स वर मीन्ड टू मेक द लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री ग्रो फास्टर एज वेल एज कीपिंग देम फ्रॉम गेटिंग सिक। तो कह रहा है ड्रग का और हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, वर मीन्ड टू मेक लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, लाइवस्टॉक जो पशुपालन वगैरह है, जो मुर्गिया पालन वगैरह है, उनको जल्दी से ग्रो किया जाए, एज वेल एज कीपिंग देम फ्रॉम गेटिंग सिक, और उनको बीमारी से दूर रखा जाए। एज सच and inevitably some of those hormones and antibiotic will leach as such, ऐसे की ऐसे ही inevitably, जिसको रोका ना जा सके, उनको बिना रोके कुछ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक विल लीच इनटू ग्राउंड वाटर, कुछ एंटीबायोटिक लीच रिश्ते हुए ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और गेट इनटू वाटरवेज एंड कंट्रीब्यूट टू फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, और इस तरीके से वो पानी ग्राउंड वाटर में या किसी और नहर वगैरह रिवर में पहुंच जाते हैं और फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ह्यूमन डोमेस्टिक ड्रग यूज एंड डिस्पोजल बिहेवियर, इंसान का जो डिस्पोजल का बिहेवियर है उसको देख लेते हैं। वी एज कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट दैट एंड अप इन स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, लेक एंड रिवर। कह रहा है हम लोग एक कंज्यूमर की तरह है, वी एज कंज्यूमर, हम उपभोक्ता हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट, हम लोग जिम्मेदार हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में फार्मास्यूटिकल्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट, क्रीम पाउडर वगैरह जो होता है, जो कि फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसको नदी नालों में बहा देते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर, लेक और रिवर में। इट इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड अ होम कैबिनेट फुल ऑफ अनयूज्ड एंड एक्सपायर्ड ड्रग। ये अनकॉमन नहीं, बड़ा ही कॉमन है, अनकॉमन नहीं है, बड़ा ही कॉमन है। हर घर में एक डब्बा मिल जाएगा जिसके अंदर एक्सपायरी दवाइयां पड़ी रहती हैं। हम लोग पूरा पत्ता खरीद लाते हैं, 3-3 4-4 पत्ते खरीद लाते हैं, ठीक है ना, कहीं किसी दुकान में सस्ता मिल गया तो 2-2 पत्ते खरीद लिए, तो वो एक्सपायरी दवाइयों का एक डब्बा मिलता है हर घर में। द प्रॉब्लम इज दैट आउट ऑफ ऑल दिस ड्रग ओनली अ फ्रैक्शन इज डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। इतनी सारी एक्सपायरी दवाइयों में से कुछ तो दवाइयां सही सलामत डिस्पोज हो जाती हैं, बाकियों को हम लोग फेंक देते हैं नदी नालों में या ऐसे ही, तो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पाती हैं। There is a lot of unused and mostly expired medication that potentially gets into the water system. बहुत सारा unused और expired medication होती हैं जो वाटर सिस्टम में पहुंच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वही सब जनरल बातें हैं, ये तो घरों में होता ही है, लिख सकते हो बड़े आराम से। अच्छा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। अब इसका अफेक्ट क्या आ रहा है, इसका असर देखो जरा। इफेक्ट ऑन फिश एंड एक्वेटिक लाइफ, सबसे पहले तो वाटर पॉल्यूशन ही हो रहा है, तो वहां की मछलियों पर क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्टडी हैव इंडिकेटेड दैट ऑयस्ट्रोजन एंड केमिकल्स, बहुत सारे स्टडी दिखाती हैं कि जो ऑयस्ट्रोजन है और कुछ केमिकल हैं दैट बिहेव लाइक इट, या जो उनकी तरह बिहेव करते हैं, हैव अ फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑन मेल फिश, मेल फिश के ऊपर फेमिनाइजिंग इफेक्ट, यानी कि मेल मछलियों को वो फीमेल बना रही हैं या फीमेल वाले इफेक्ट आ रहे हैं उनके अंदर, एंड कैन ऑल्टर द फीमेल टू मेल रेशो, और इस तरीके से फीमेल मेल रेशो को गड़बड़ कर रही है ये। सच ऑयस्ट्रोजन कैन बी फाउंड इन बर्थ कंट्रोल पिल्स, ऐसे ऑयस्ट्रोजन कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर बर्थ कंट्रोल पिल्स में पाए जाते हैं। एंड पोस्ट मीनोपोजल हार्मोन ट्रीटमेंट, या मीनोपॉज के बाद जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है फीमेल्स का, उनमें पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो ये ऑयस्ट्रोजन की बात चल रही है यहां पर। द पोटोमैक रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट इज नोन टू हैव सेवरल इंटरसेक्स फिश, ये एक उदाहरण है, एक रिवर है पोटोमैक, उसके अंदर हमने जब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पाया कि उसके अंदर बहुत सी मछलियां इंटरसेक्स मतलब क्या होता है, यूनिक्स, किन्नर वगैरह टाइप का, ना मेल ना फीमेल, इंटरसेक्स मछलियां पाई गई, विच आर फिश विद बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, उसके अंदर दोनों मेल फीमेल कैरेक्टर थे, मेनली बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर इन द डिफरेंट सेक्शन, है ना, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। किसका पॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। अब दूसरी चीज चलते हैं हम लोग, डिसरप्टिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सीवरेजेस प्रोसेसेस, जो सीवर के प्रोसेस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, कैसे आप समझते हैं।
एंटीबायोटिक्स आर वाइडली यूज्ड इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन, है ना, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए। दे कंटेन मटेरियल, उनके अंदर मटेरियल होता है दैट कैन डिसरप्ट द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड द माइक्रोबियल इकोलॉजी ऑफ सर्फेस वाटर। अब हम लोग देख सकते हैं कि सीवेज के ट्रीटमेंट में हम लोगों ने देखा था फ्लॉक्स का जिक्र आया था, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस का झुंड होता था जो कि सीवेज की गंदगी को खाता था। अब ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं उसको, तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक प्रेजेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम कैन देयरफॉर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द सीवेज बैक्टीरिया। देखा मैंने क्या कहा था, पढ़ चुके हैं ना, इससे लेक्चर पढ़ चुके ना पहले वाला। तो सीवेज के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है जो खाता है गंदगी को, उसी बैक्टीरिया की हम लोग क्या नापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया अफेक्ट हो जाता है एंड देयरफॉर सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, और इस तरीके से वो जो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं उसमें काफी हद तक गिरावट आ जाती है। एंटीबायोटिक कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक टू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं अपने फील्ड वगैरह में, ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनके ऊपर भी ये क्या करते हैं, असर डालते हैं। तो इस तरीके से जो अपने अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे काम में आते हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है। आगे आते हैं इफेक्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। अब यहां हम थोड़ा डिटेल में लेंगे और ज्यादा। ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर क्या असर है, द केमिकल प्रेजेंट इन दीज फार्मास्यूटिकल्स फाइंड अ वे इनटू वाटर वेज आफ्टर बीइंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी और आफ्टर बीइंग फ्लश डाउन टू द टॉयलेट, ठीक है। तो कह रहा है जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एक अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं पानी तक पहुंचने का, ठीक है, आफ्टर बीइंग एक्सक्रीटेड, निकलने के बाद बॉडी से या टॉयलेट से निकलने के बाद या टॉयलेट से फ्लश होने के बाद वो कहीं ना किसी तरीके से पानी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। मोस्ट म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी डू नॉट रिमूव दिस। जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वहां पर इन एंटीबायोटिक्स वगैरह को या इन केमिकल्स को निकालने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड फ्रॉम योर ड्रिंकिंग वाटर एंड एज सच वी एंड अप कंज्यूमिंग द सेम कंपाउंड। और इस तरीके से फाइनली होता क्या है, वो ड्रिंकिंग वाटर में पहुंच जाते हैं और फाइनली हम लोग उसी सेम कंपाउंड को वापस खा रहे हैं, जिसको हमने कभी टैबलेट के रूप में खाया था, अब कुछ अमाउंट उसका हम लोग पानी के रूप में पीते हैं। दे आर फाउंड इन वेरी मिनिमल कंसंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में होता है, फर्क नहीं पड़ता उसका हमारी बॉडी पे कुछ, ठीक है। ओके, तो कह रहा है ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं रिवर में और स्ट्रीम, जो नहर वगैरह होती है, एज कंपेयर टू नॉर्मल डोज, जो डोज के मुकाबले में इनमें बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। बट देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न, बहुत चिंता की विषय है, ये बढ़ता जा रहा है, दैट क्रोनिक एक्सपोजर टू दीज कंपाउंड, क्रोनिक बहुत लंबे समय तक अगर हम ये पानी पीते रहें, कुड रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इशू, बहुत जबरदस्त हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो स्पेक्यूलेटेड दैट, ऐसा सोचा जा रहा है, these compounds could act synergistically to cause more severe health issues। कई सारे कंपाउंड मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बहुत ही खतरनाक कोई हेल्थ डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, एंडोक्राइन डिसरप्टर विच कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एक एंडोक्राइन डिसरप्टर होता है जो एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करता है, जो एग्रीकल्चर से आता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सोर्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स डिसरप्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है एंडोक्राइन डिसरप्टर जो कि एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल से आता है, वो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसको डिस्टर्ब कर देता है। विच आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन, जो कि हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। तो एंडोक्राइन डिसरप्टर, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको ही क्या कर देते हैं, ये डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको क्या कर देते हैं, ये डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन क्या क्या काम करवाता है, रिप्रोडक्शन भी करवाता है, डेवलपमेंट भी करवाता है, ग्रोथ भी करवाता है। ओके, आल्सो अकॉर्डिंग टू 2006 रिसर्च बाय इटालियन रिसर्चर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स इन लैबोरेटरी टेस्ट। 2006 में एक रिसर्च की गई, उसमें पाया गया कि जो एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स थे, बच्चा जब भ्रूण में होता है उसकी किडनी बन रही होती है, उसकी किडनी की ग्रोथ को भी रुक गए इस पोल्यूशन की वजह से। Researcher first identified trace amount of pharmaceutical drugs in surface water and groundwater in the early 1990s, sounding alarm bell ever since। तो कह रहा है रिसर्चर्स ने पहली बार आइडेंटिफाई किया था फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में, है ना। हम लोग को ये तो आइडिया ही नहीं था कि हम दवाइयां जो खा रहे हैं उसके कण हमारे पीने वाले पानी में पहुंच रहे हैं। पहली बार 1990 में पता चला, तब से साउंडिंग अलार्म बेल से एवर सिंस, तब से एक साउंडिंग अलार्म है कि पूरा, अब इमेजिन करो जो केमिकल वो हमारे पानी में पहुंच रहा है, हम लोग क्या हो जाएंगे आगे जाकर के, समय के साथ हमारी बॉडी क्या हो जाएंगी, बीमारियां किस हद तक फैलेंगी, हमको खुद आइडिया नहीं है। जो चीजें हमने अपनी भलाई के लिए बनाई हैं वो ही चीज आने वाले टाइम पर शायद कुछ हजार सालों में वो हमारा काल बन जाए, ठीक है।
लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात कर लें। सम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम इन एनवायरमेंट एंड इन वाटर सप्लाईज वंस द कंसंट्रेशन रीचेज अ सर्टेन लेवल। तो कह रहा है कि सम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड लास्ट अ लॉन्ग, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं और वाटर सप्लाई में रहते हैं, और वंस द कंसंट्रेशन रीचेस, और कुछ समय के बाद जब उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ, पहले थोड़ा आया, फिर और आया, फिर और आया, समय के साथ 100 साल में वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समय के साथ क्या हुआ, सर्टेन लेवल पहुंचा, यूजुअली अराउंड 1 पार्ट पर मिलियन, द केमिकल बिगिन टू अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब जब एक खास लेवल पे वो कंसंट्रेशन पहुंच गया, क्योंकि हर बार जो केमिकल आता था एनवायरमेंट में रुक जाता था, तो समय के साथ आता रहा केमिकल बढ़ता गया और एक ऐसा कंसंट्रेशन आ गया 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, है ना, 1 ppm, ठीक है। यहां पे जब पहुंच जाएगा तो ये एनवायरमेंट के ऊपर असर करना शुरू कर देगा। सम हैव अबाउट 30% हाई फैट सॉल्युबिलिटी, कुछ की क्या होती है, फैट में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मीनिंग दे कैन बायो अक्यूमुलेट। जो कोई चीज हमारे फैट में जाके डिसॉल्व होकर रुक जाएगी वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, हर बारी वो आएगी फैट में डिसॉल्व होगी और रुक जाएगी, हर बार आएगी फैट में डिसॉल्व होगी और वहां रुकती चली जाएगी, तो बायो एक्यूमुलेट हो जाएगी। सुना होगा तुम लोगों ने बायो मैग्निफिकेशन, धीरे धीरे हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। एंटर अ सेल एंड मूव अप फूड चेन, और जैसे जैसे क्या होगा, फूड चेन में धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, बिकमिंग मोर कंसंट्रेटेड इन द प्रोसेस। तो ये जो पार्ट है एक्चुअली, ये पार्ट है तुम्हारा बायो मैग्निफिकेशन का। सुना होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि पानी को कौन पीते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े पीते हैं, ठीक है, उन कीड़ों को कौन खा रही है, छोटी छोटी मछलियां खा रही हैं। एक कीड़े के अंदर मान लेते हैं 0.001 ppm था, ठीक है, इस ऐसे इसने 10 कीड़े खा लिए एक मछली ने, उसके अंदर कितना पहुंच गया, 0.01 ppm पहुंच गया। अब एक बड़ी मछली ने, बिग फिश ने, ठीक है, इस ऐसी 10 मछलियां खा ली, तो इसके अंदर कितना पहुंच गया, 0.1। इस बिग फिश को किसने खाया, ऐसी 10 बिग फिश को किसने खा लिया, बर्ड ने खाती है, याद होगा, इसलिए बर्ड का एग्जांपल लिया, 10 खा ली तो बर्ड में कितना पहुंच गया, 1 ppm। अब हुआ क्या था, याद होगा शायद तुम लोगों को, जब बर्ड के अंदर उस केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी तो उनके जो अंडे थे समय से पहले फूट जाते थे। तो बायो मैग्निफिकेशन, फूड चेन में वो केमिकल जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है तो इजीली फैट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो एंटीबायोटिक जब पानी के अंदर है, हर जगह मौजूद है, तो जो बैक्टीरिया है जो हमको इन्फेक्ट करते हैं वो धीरे धीरे उस थोड़े से केमिकल से मरेंगे नहीं वो, तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। अब वही बैक्टीरिया जब हमको इन्फेक्ट करेगा और हम बड़ी डोज खाएंगे तो उन बैक्टीरिया को कुछ भी असर नहीं होगा। दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गए, वायरस रेजिस्टेंस हो गए, तो हम लोग उनको कभी भी किसी भी मेडिसिन से खत्म नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, फार्मास्यूटिकल फ्लश्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस और थ्रू द सीवेज। कह रहा है फार्मास्यूटिकल्स जो फ्लश किए जाते हैं एनवायरनमेंट में ह्यूमन के द्वारा या सीवेज के द्वारा, और आल्सो अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों पे भी असर डाल रही है। दीज एनिमल्स आर कंज्यूमिंग वाटर दैट कंटेन दीज पार्टिकल्स, यही तो जानवर हैं जो पानी वगैरह पी रहे हैं बाहर का, तालाबों का, उनके ऊपर असर पड़ता है। और प्रेइंग ऑन फिश विच स्विम इन सच वाटर, या जिन मछलियों को ये लोग खा रहे हैं जो इस पानी में तैर रही हैं, तो उसको खाएंगे तो उनके ऊपर भी सेम असर आएगा जैसे कि हमारे ऊपर असर आ रहा है। अब हुआ क्या है, अभी इस लेवल पे हाई रिसर्च नहीं हुई है कि इन दवाइयों का क्या क्या असर हो चुका है, अभी तक ऐसे इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे आने वाले टाइम पर। सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर ड्रग डिस्पोजल, ड्रग को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। वी शुड इन्वेस्ट अ पब्लिक एजुकेशन ऑन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ड्रग, हमको एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि भैया ड्रग का डिस्पोजल बहुत जरूरी है, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को दिक्कत हो जाएगी। एज ए पार्ट ऑफ ड्रग टेक बैक प्रोग्राम, कई सारी सिटीज में ऐसा होता है कि आपको क्या करना है, दवाइयों को, आपके घरों में कितनी भी दवाइयां हो जो एक्सपायर हो गई, बेकार हो गई हैं, आप फेंकेंगे नहीं, आप जाएंगे, एक ड्रग टेकिंग सेंटर होता है, वो कलेक्ट कर लेगा आपसे ड्रग, फिर वो लोग ले जाकर के सारे ड्रग को एक साथ एक जगह पे डिस्पोज करते हैं। दिस वे पीपल विल नो हाउ टू प्रॉपरली गेट रिड ऑफ ओल्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जब उन्हें एजुकेट कर देंगे तो उन्हें तरीका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सपायर्ड मेडिसिन से हमको छुटकारा पाना है, विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन, बिना फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन क्रिएट किए। अवेयरनेस कैन आल्सो क्रिएट इनिशिएटिव्स दैट मिटिगेट द इफेक्ट ऑलरेडी कॉज्ड
बाय फार्मास्यूटिकल्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो अवेयरनेस, हम जागरूकता फैला सकते हैं कि किस तरह से शुरुआत इनिशिएटिव लिए जाएं कि मिटिगेट किया जाए, कम किया जा सके, जो पहले से ही फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन हो चुका है उसको किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी भी जागरूकता हमको फैलानी चाहिए। ठीक है। टफर रेगुलेशंस, हमें जो रूल रेगुलेशन है इसके डिस्पोजल को लेकर के सरकार के द्वारा जो बनाए जाते हैं बहुत सख्त होने चाहिए। जरा सी भी लीनियंसी में बहुत कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जिससे कि इसका डिस्पोजल प्रॉपर हो सके। तो क्या कह रहा है, इफ टफर रेगुलेशंस आर इन प्लेस, अगर टफर रेगुलेशन अपनी जगह पे होंगे, दे वुड हेल्प लिमिट लार्ज स्केल मेडिसिन फ्लशिंग इन हॉस्पिटल। इससे क्या होगा, जो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े लेवल पे फ्लश कर दी जाती दवाइयां वगैरह वो नहीं होंगी। ठीक है। नर्सिंग होम्स एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स या दूसरे जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर लार्ज स्केल मेडिसिन को फ्लश कर दिया जाता है, अगर रेगुलेशन टफ होंगे तो ऐसा नहीं होगा। टफर रेगुलेशन कैन इंस्टॉल्ड बाय द नेशन और स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और बाय नेशनल बॉडी दैट हैंडल हेल्थ मैटर। तो कह रहा है टफर रेगुलेशन इंस्टॉल किए जाने चाहिए, दिए जाने चाहिए, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, नेशन के द्वारा, या किसी नेशनल बॉडी डेट हैंडल्स हेल्थ मैटर। जो हमारे पास नेशनल बॉडी हैं, जो संस्थाएं हैं जो हेल्थ मैटर में डील करती हैं, जरूरत है कि वो लोग पार्टिसिपेट करें और एक टफर रेगुलेशन इंस्टॉल करें। द इंस्टीट्यूशन वुड रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द ड्रग विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वुड रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ, उनको अपने आप को खुद को रोकना है, फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द ड्रग को डिस्पोज करने के लिए विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, कि उनको खुद को रोकें कि बिना प्रॉपर प्रोसीजर के ड्रग को डिस्पोज नहीं किया जाए। एंड वुड आल्सो इंश्योर, और वो सुनिश्चित करें, देयर रिलेशनशिप विद ड्रग मैन्युफैक्चरर इज इन अ वे दैट दे कैन रिटर्न द ड्रग इफ दे आर एक्सपायर्ड। और ये अपना रिश्ता मैन्युफैक्चरर से सुनिश्चित करें जिससे कि जो भी दवाई एक्सपायर होती है वो वापस ले जाएं और वापस ले जाकर के उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। क्लियर है। एडिशनल रिसर्च पर्टेनिंग टू पोटेंशियल डेंजर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हमको कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिरकार, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि क्या क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं, तब तक हम लोगों को अकल नहीं आएगी, है ना। जब उसका रिजल्ट समझ में आएगा तभी अकल आएगी। मोर रिसर्च इज डेस्परेटली रिक्वायर्ड, कह रहा है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है टू एसेस द पोटेंशियल ह्यूमन इफेक्ट, कि क्या क्या इंसानों को असर हो सकता है फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन का। इट विल आल्सो एड्रेस द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर रिमूविंग द कंपाउंड, और जब रिसर्च होगी तो रिसर्च से ही पता चलेगा कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है रिमूविंग द कंपाउंड एट ट्रीटमेंट प्लांट्स इन अ वे दैट इज नॉट हजार्डस और डेंजरस टू द एनवायरमेंट इन अ जनरल, कि किस तरीके से बेस्ट इसको डिस्पोज किया जाए कि ये एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे। इफ अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिस्क टू पब्लिक हेल्थ इज आइडेंटिफाइड, अगर कोई महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म रिस्क, कोई एक ऐसा रिस्क दिख जाता है कि जो पब्लिक हेल्थ में है, तो मोर एग्रेसिव एफर्ट, तो बहुत ही जबरदस्त एफर्ट करने की जरूरत है, दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम एज रिक्वायर्ड, और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है और एफर्ट डालने की जरूरत है। ठीक है ना। तो तीन चीजें यहां बात होगी। रिसर्च करने से हमें पता चलेगा क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, रिसर्च करने से हमें पता चलेगा कौन से तरीके बेस्ट हैं, और रिसर्च करने से पता चलेगा कि कोई अगर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बीमारी होने वाली है भविष्य में, तो किस तरह से उसमें एफर्ट डाल के हम उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है। तो रिसर्च करना जरूरी है। लिमिट द बल्क परचेजेस, लोग बल्क परचेज कर लेते हैं, छूट मिलती है, डिस्काउंट होता है, खरीद लिया। हाँ, दुकानों वगैरह पे जो होलसेल वगैरह होते हैं, रिटेल वाले होते हैं, डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो खरीद लेते हैं। कई बार उतनी सेल नहीं हो पाती, दवाइयां बच जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। अनदर सोल्यूशन इज टू लिमिट द बल्क परचेजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, बल्क में ना लें, मतलब जितनी आपकी क्वांटिटी है, जितनी जरूरत है उतना तो लें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना लें। द मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल, जो खुद इकलौता इंसान है, परचेसेस देम इन बल्क सिंस लार्ज वॉल्यूम अट्रैक्ट डिस्काउंट, क्योंकि ज्यादा खरीदने में डिस्काउंट मिल जाता है, विच मेक्स द ओवरऑल प्राइस मोर अट्रैक्टिव। इससे क्या चीजें सस्ती दिखाई पड़ती हैं, हम लोग चीजें 2 की जगह 4 खरीद लेते हैं। ठीक है। हम भी सोचते हैं अरे यार खाते तो रहते ही हैं, 4 पत्ते काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बल्क परचेज नहीं करना है। ट्रैशिंग इज बेटर देन फ्लशिंग, फ्लशिंग ना करें, ट्रैश करें, मतलब जमीन में डाल दें, जमीन में गाड़ना ज्यादा बेटर है, या जमीन में फेंकना ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि हम उसे पानी में डाल दें। ठीक है ना। थ्रोइंग अनयूज्ड मेडिकेशन इनटू ट्रैश, ट्रैश है डस्टबिन में, लीड्स टू देम बीइंग इंसिनरेटेड, है ना। तो आगे जाकर कूड़े करकट को हम लोग क्या कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं और बरीड दफना सकते हैं लैंडफिल में, है ना, जमीन के अंदर। इट इज बेटर वे ऑफ डिस्पोजिंग, ये एक बेटर तरीका है कंपेयर टू फ्लशिंग और पोरिंग देम डाउन द ड्रेन। पोर मतलब कुरो देना, है ना, सिरप वगैरह तो कुरो देते हैं, नदी नाले वगैरह में
क्रो देना या फ्लश कर देना टैबलेट्स वगैरह को किसी टॉयलेट में, उससे बेटर है कि हम उसे ऐसे ही फेंक दें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। प्रिवेंशन जरूरी है। बर्निंग देम केमिकली डिग्रेड्स देयर एक्टिव मॉलिक्यूल विद फ्यू एक्सेप्शन, द रिजल्टिंग ऐश कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड बिफोर लैंडफिलिंग। तो कह रहा है प्रिवेंशन में क्या है, उसको हम जलाएं। तो जलाने का तरीका तो ऑब्वियस बात है हम लोग नहीं कर पाएंगे, तरीके होते तो हम लोग एक जगह दवाइयों को फेंक दे, वहां से फिर क्या होंगी, उनको दवाइयों को जो एक्सपायरी वाली होती हैं, जहां बल्क में दवाइयां एक साथ आती हैं, एक्सपायर वाली या वो वाली, उनको जलाया जाए। जलाने से क्या होता है, उनका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन है जो नहीं खत्म होते हैं, जो ऐश होती है, जो राख बचेगी, उसको भी फर्दर प्रोसेस किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और फिर फाइनली लैंडफिल उसमें जमीन में गाड़ दिया जाएगा। देयर आर नाउ प्रोग्राम्स इन मैनी सिटीज दैट प्रोवाइड कलेक्शन पॉइंट। कई शहरों में कलेक्शन पॉइंट बन चुके हैं एट प्लेसेस इंक्लूडिंग ड्रग स्टोर, ग्रोसरी स्टोर एंड पुलिस स्टेशन। कई जगहों पे कलेक्शन पॉइंट बन चुका है कि अगर आपकी दवाइयां एक्सपायर कर गई तो आप यहां ला करके इनको डालें, ऐसे ही ना फेंकें। Another aspect of drug pollution prevention is environment law and regulation. लॉ और रेगुलेशन को कड़ा किया जाए, टाइट किया जाए, जिससे कि ये पॉल्यूशन कम किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो दवाइयां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, तुम लोगों ने भी, कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं और वो दवाई हमारी यूरिन से निकल के जा रही है और वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है ना। पढ़ी कुछ नई चीज, मजा आया? चलिए, तो पढ़ते रहो इस तरीके से, बहुत ही नॉलेजफुल चीजें हैं। ठीक है, सोशल फार्मेसी में बहुत ही अच्छी चीजें समझ में आती हैं, तो पढ़ते रहें। और उससे पहले चलते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे D-Pharm और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन, अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर D-Pharm एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का,
फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1+2+3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1+2+3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।